तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सर से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, कृषि पिटारा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी। सर, सबसे पहला सवाल हमारा है ये कि किसानों की आय दुगनी हो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है। आपका अनुभव क्या है? क्या लगता है आपको कि किसानों का किसानों की आय जो दोगुनी करने के बारे में सरकार के जो वादे थे, वो कितने अभी तक सफल हुए हैं? जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वर्तमान समय में 10 साल 12 साल के अंदर जब से मोदी जी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो किसानों के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं और किसानों के आय दुगना की जहाँ बात आ रही है, उसमें ये अंतर है कि पहले किसान को चाहिए क्या? बिजली। तो किसानों को 18-20 घंटा 24 घंटा बिजली मिल रही है, तो जब किसान को पानी मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, तो उससे जो है स्वाभाविक है कि किसान कई तरह के फसल समय समय पर उगा लेगा। एक तो इससे लाभ हुआ और उत्पादन बढ़ रहा है और वो जैविक खेती पर प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश के यूनिवर्सिटियों के कृषि वैज्ञानिक किसान मेला में किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किसान भाई पशुपालन करें और जैविक खेती कैसे करें, और जैविक खेती का उत्पादन किया हुआ जो खाद्य पदार्थ है प्राणघातक बीमारियों से बचाने के लिए सहज मार्ग है और महंगा बिक रहा है। तो जो भी खाद्य पदार्थ किसान उत्पादन कर रहे हैं जैविक, वो महंगा बिक रहा है, तो अपने आप जो है भाव दुगुना हो गया, 2.5 गुना हो गया, तो आय अपने आप बढ़ रहा है। और पशुपालन करने से गोबर की खाद या फसल चक्र अपना करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति जब किसान बढ़ा रहे हैं, तो वो अपने आप में जैविक है। तो इसलिए जो है जैविक खेती से किसानों को 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना लाभ मिलना शुरू हो गया है। जी। आपने जैविक खेती की बात की, तो जरा इसके बारे में बताएं कि किसानों को जैविक खेती से किस तरह के लाभ फिलहाल मिलने वाले हैं, और अगर जो किसान जैविक खेती शुरू करना चाहते हैं वो इसकी शुरुआत कैसे करें। साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि इससे किसानों को लाभ क्या है। देखिए, जैविक खेती की तैयारी किसान को करना है। पहले तो फसल चक्र किसान अपनावे, एक ही फसल बार बार न लगावे। हमारे फसलों का अलग अलग तरह का खुराक है। जैसे अरहर की खेती 2 दाल की है, उसकी जड़ बहुत नीचे तक जाती है, तो वो नीचे का खुराक ले लेता है। और अरहर ऊपर से काट लिए तो जड़ नीचे है, तो उसको हम जुताई कर देते हैं तो कार्बनिक खाद बन जाता है और मिट्टी पोपली हो जाती है। और 10-9 महीना 8 महीना खेत में रहता है, तो उसको उसको समय मिल जाता है ऊपर के हिस्से की मिट्टी को जो है उसमें जीवांश बैक्टीरिया अपने आप तैयार हो जाते हैं। प्राकृतिक केचुआ पैदा हो जाते हैं। प्राकृतिक केचुआ का यही काम है, मिट्टी खाना मिट्टी निकालना, इसलिए मिट्टी पोपली हो जाती है। तो हवा और सूर्य की रोशनी गहराई तक जाती है, तो पौधे के जड़ को भी जो है वो खुराक मिलता है। हमारे पौधों को 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। तो इस तरह से हमारे जितने फसल हैं उसके अवशेष, चाहे गोबर के रूप में, चाहे मल्चिंग करके उस मिट्टी में मिलाकर सड़ा करके कंपोस्ट खाद बना लिया जाए, या समय समय पर ढैंचा है, मूंग है, उसको जो है मिट्टी में जुताई करके मिट्टी में मिला दें तो कार्बन खाद बन जाएगा। और सारे तत्व तो कुल मिला जुला करके जब हमारे भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो जो भी हम फसल उगाएंगे स्वस्थ होंगे, उसमें फल फूल ज्यादा आएंगे। फिर हमको डीएपी यूरिया का भी बचत होगा और कीटनाशक जो बीमारियां लगती हैं कीटों का, उसका भी आतंक प्रकोप कम होगा, तो कीटनाशक दवाओं का भी खर्च कम गिरेगा। इसलिए जो है हम जैविक कीटनाशक भी बना सकते हैं और जैविक खाद भी बना सकते हैं। तो अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद, सब कुछ किसान का जब होगा, तब अपने आप जो है लागत पूंजी कम लगेगी और उत्पादन ज्यादा आएगा। इस तरह से 1.5 2 गुना 2.5 गुना
किसान को लाभ मिलेगा और मिलना शुरू हो गया है। हमारे देश के जो जैविक उत्पाद किसान हैं, उनका उत्पादन किया हुआ फल, सब्जी और अनाज विदेशों में जा रहा है, फल जा रहा है। तो इस तरह से सुन करके बड़ी खुशी होती है कि चलिए हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी आए जो कि किसानों के लिए जो है इतना अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं। आए दिन बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कानपुर हो, भारत का कोई हो स्टेट, हर जगह जो है किसानों के लिए अलग अलग इवेंट और सेमिनार बन रखे जा रहे हैं और पूरा जोर दिया जा रहा है कि कृषि वैज्ञानिक सीधे किसानों से संपर्क करें और किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दें। उसी कार्य में मैं भी एक गिलहरी की तरह लगा हूं उस अभियान में कि हमारे देश के किसान भी स्वावलंबी हों। जी जी। सर, जो अक्सर ये बात की जाती है कि रासायनिक खेती में किसानों को ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए किसान आज भी बहुत सारे किसान रासायनिक खेती से जुड़े हुए हैं। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि जैविक खेती में लाभ मिलने में थोड़ा समय लगता है? थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, मेरा उम्र 66 साल का है और 5 साल का था तब की बात हमको याद है। समझिए तो 60 साल की बातें हमको याद है। मैं 12-14 साल जी। का था तो हमारे पिताजी, जैसे पुराने घर, मिट्टी के घर होते थे, कच्चे मकान होते थे, तो मिट्टी के घरों में नोना लग जाता था। उस नोना को हम लोग काच काच करके, बटोर बटोर करके खेतों में ले जा करके फेंकते थे, फसलों में छिड़कते थे हमारे पिताजी, और फसल बहुत अच्छी होती थी। तालाब की मिट्टी को ले जा करके हम लोग खेतों में फेंकते थे, सर पर उठा करके 400-400, 500-500 मीटर, 100-200 मीटर दूर झुआ में 20 किलो 15 किलो मिट्टी तालाब का सर पर लाद के हम लोग जो है ले जाते थे। हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और प्रगतिशील किसान उस जमाने के थे। जब 1966 में नरमा रोजो गेहूं आया था विदेश से, लाल रंग का, उसकी खेती हमारे पिताजी किए थे, वो भी बात हमको याद है। और RR-21, कल्याण सोना 2000, यूपी 2003, ये सब गेहूं सन 70, 72, 75 में विकसित हुए थे। और IR-8 धान, जया धान और IR-24, ये सब पूरा नगीना 22, ये सब पुरानी प्रजातियां बिना DAP यूरिया के उत्पादन कम से कम 60-70 कुंटल हेक्टेयर का उत्पादन आता था। या नाम मात्र के लिए, उत्प्रेरक के लिए थोड़ा बहुत किसान डालते थे तो उत्पादन ज्यादा होता था। आज चाहे जितना यूरिया, DAP, चाहे जितना महंगा अनाज बीज डाल दीजिए, उत्पादन घटते घटते अब 40 से 50-60 कुंटल हेक्टेयर पर आ गया है। उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? अधिक यूरिया, डाई और ये कीटनाशक डालने से मिट्टी के जीवांश मर गए और पर्यावरण का नियंत्रण बिगड़ गया। इसलिए जो है अब बहुत समस्या आ गई है। अब फिर से किसानों को अग्निहोत्र करना होगा, पशुपालन करना होगा, फसल चक्र अपनाना होगा और जैविक खाद तैयार करके खेतों में डालना होगा, तब धीरे धीरे उत्पादन बढ़ेगी। एक ही कारण है कि जो वैज्ञानिक हमारे देश के पुरानी से पुरानी प्रजातियां जितनी बनाए और जितना हमारे देश के यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं, उसके अनुसार अब किसान को चलना होगा, तभी जो है किसान भी विकास करेंगे। इसके लिए हमारे भारत देश के सभी यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक अब जी जान से किसानों को तकनीकी बता रहे हैं कि आप लोग इस तरह से अपनी बिगड़ी हुई व्यवस्था को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप लोग जैविक खेती करिए और जैविक खेती से लाभ उठाइए। तो अब शुरुआत हो गया है, 2-4-5 साल बीतते बीतते भगवान चाहेंगे तो एक नई हरित क्रांति फिर हमारे देश में आएगी, जैविक हरित क्रांति। जी। सर, आज देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है, उनकी भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसा है। तो एक बार आप अपने अनुभव से भी हमें किसानों को बताएं कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का जो योगदान है वो कितना संतोषजनक है। महिलाओं का योगदान सराहनीय है, सर माथे है। मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं कि हमारी माताएं
आज मैं बीज बैंक दुनिया बना रही है कि देसी बीज विलुप्त हो रहे हैं, उसका बीज बैंक बनाओ। हमारी माताएं उन्नत किस्म के फसलों को चयनित करके हमारे दादा बाबा पिताजी जो लाते थे, उसका संरक्षण जो है हमारी माताएं करती थी। और हमारी माताएं आटा गूंथते ही बता देती थी कि किस गेहूं का रोटी अच्छा है, किस रोटी का अच्छा नहीं है। बताइए कितना बड़ा ज्ञान और विज्ञान हमारी माताओं का था। और हमारी माताएं बता देती थी कि कौन सा चावल बढ़िया है खाने में, कौन सा नहीं है। हमारी माताएं बता देती थी कि कौन सा दाल जल्दी पक रहा है और कैसा स्वाद है। तो माताओं का तो जितना भी वर्णन किया जाए वह कम है। और वर्तमान समय में हम तो यूट्यूब वगैरह पर देखते रहते हैं, थोड़ा रोशनी कम हो गई है लेकिन आवाज सुनता हूँ बच्चों से यूट्यूब खुलवा करके, या दूरदर्शन पर या किसान चैनलों पर देखता रहता हूँ। विदेशों से लड़कियां पढ़ी लिखी बड़े घरों की राजस्थान में आकर के 100-100 200 गाय पाली हैं। गाय का छाछ बना रही हैं, दूध बना रही हैं, दही बना रही हैं, घी बना रही हैं। तो भारत देश में महिलाएं इस समय बहुत आगे आ गई हैं। और तमाम सरकारी विभाग में या एनजीओ में भी महिलाएं बहुत आ गई हैं, जो बीजों को संरक्षित करने के लिए और उन्नत खेती करने के लिए, देसी बीज बचाने के लिए सब प्रयास जारी है। उनको ऐसे माताओं बहनों को सादर प्रणाम है। तो महिलाओं का भूमिका रसोई घर से लेकर के खेत खलिहान तक पहले भी रहा है और आज भी है। खेतों में मजदूरी जो करने वाली महिलाएं हैं वो भी हमारे देश की एक तरह से वैज्ञानिक हैं। वो खुद बता देती हैं कि ये फसल काटने लायक है कि नहीं काटने लायक है। हमारे गांव में ऐसी ऐसी अनुभवी महिलाएं हैं, मजदूर बूढ़ी, जो जिसकी उम्र 50 साल 60 साल का हो गया है। वो कहती है उसी फसल को काटिए, पहले गेहूं के बाली को मीटिए, दाना निकालिए, दांत से काटिए, अगर कट की आवाज आती है तब काटिए, तब पैदावार ज्यादा होगा। अगर दांत से दबाने में दम दब रहा है तो उस फसल को मत काटिए, नहीं तो उत्पादन कम होगा। तो बताइए कितना बड़ा ज्ञान है। अनपढ़ हैं लेकिन अनुभव उनके पास किसी विज्ञान से वैज्ञानिक से कम नहीं। तो महिलाओं का भूमिका पहले भी रहा है, आज भी होना चाहिए, और भी महिलाओं को, भाई बहनों को आगे आना चाहिए। मैं तो यही निवेदन करूंगा सबसे। जी सर। सर, कृषि की आधुनिक तकनीकों को अपनाने पे सरकार से लेकर के और जो कृषि वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं वो सब भी बहुत जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कृषि की परंपरागत विधियों जैसे कि जैविक खेती हो गई या फिर प्राकृतिक खेती, इनको भी अपनाने की बात की जा रही है। तो इन दोनों को मिला करके कौन सी ऐसी व्यवस्था बन सकती है जो कि फायदेमंद होगी, या फिर इन दोनों व्यवस्थाओं के को मिलने पे आप किस तरह से देखते हैं इनको? देखिए हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, देश के भलाई के लिए, किसानों के विकास के लिए, सरकार के योजनाओं को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक किसानों को बताएं वो किसान करें। हाँ, एक निवेदन प्रार्थना करूंगा कि चाहे कोई भी प्रांत हो, कोई भी जिला हो, वैज्ञानिक महोदय लोग किसानों के बीच में जाएं तो लोकल क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी हो या बंगाली हो या तेलुगु हो, जो मराठी हो, उस भाषा में किसानों से वार्तालाप करें, ज्ञान का आदान प्रदान करें, तो किसान के दिमाग में ज्यादा बैठेगा। तब किसान जो है वैज्ञानिक की बात समझेगा। अगर किसान के अंदर भी कोई ज्ञान है तो वो भी ज्ञान किसान को बताएगा। तो इस तरह से कृषि वैज्ञानिक और किसान दोनों एक में होकर के काम करेंगे तो विकास होते देर नहीं लगेगा। फिर से भारत देश सोने की चिड़िया हो जाएगी। और जो व्यर्थ में, जैसे किसान सोचते हैं कि मैं ज्यादा ये डाल दूं, ज्यादा वो डाल दूं, तब ज्यादा पैदा होगा, उससे नुकसान होगा। तो हर चीज का जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं हमारे देश के, जो पीएचडी किए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका बात किसानों को मानना चाहिए। मेरा ये अनुभव है। मैं भी अनपढ़ कक्षा 8 फेल किसान, नेत्र रोग से दिव्यांग हूं बचपन से, लेकिन अपने सूझबूझ से, देश भर के कृषि वैज्ञानिकों के सलाह से सिलेक्शन करना सीखा, उन्नत खेती करना सीखा। वर्तमान समय में मैं
बाहर सोता था चारपाई पर पेड़ के नीचे। घर 2 कमरे छोटे छोटे मिले थे लेकिन मैं सेवा भाव में भी हूँ, थोड़ा थोड़ा फ्री सैंपल भी बांटता हूँ, देश विदेश भी घूम लिया, हमेशा टूर पर रहता हूँ। तो आज हम स्वावलंबी हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं स्वावलंबी हुआ हूं वैसे देश का एक एक किसान सुखी समृद्ध और स्वावलंबी हो। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि किसान और कृषि वैज्ञानिक मिल करके देश को आगे ले जाएं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। नई तकनीकी को भी अपनाना जरूरी है और पुरानी तकनीकी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों को मिला करके ही कृषि वैज्ञानिक बोल रहे हैं और किसान उसको अपनाने के लिए तैयार है। जी। सर, जी एक और बीच की देसी किस्में जो हैं वो विलुप्त हो रही हैं, और आप इसी क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं इनको बचाने के लिए, इनकी उन्नत किस्में विकसित जी करने के लिए। दूसरी ओर आप देखिए जी कि विभिन्न फसलों की हाइब्रिड किस्मों के रिसर्च पे, उनको अपनाने के लिए चारों तरफ काम किए जा रहे हैं, चाहे सरकार की संस्थाएं हैं या फिर बाकी जगह। तो आपका जो पूरा एक यात्रा आपकी रही है वो देसी किस्मों को बचाने के लिए रही है, इनका और भी उनको उत्कृष्ट बनाने में रही है। तो थोड़ा-सा आप इसमें विस्तार से बताइए कि ये आपकी यात्रा शुरू कैसे हुई, और आप इस क्षेत्र में आपने किन-किन कीर्तिमानों को स्थापित किया है? थोड़ा इसके बारे में किसानों को बताएँ। जी, मैं बचपन से ही बताया कि दिव्यांग था, आँख खराब था और पढ़ाई नहीं लिख पाया, बेरोजगार था। तो मैं गांव में गया, साइकिल से चला, पैदल चला, ट्रेन से गया, बस से गया। तो मैं जंगलों में गया, पहाड़ों पर गया, कृषि विश्वविद्यालय में गया, तो जगह जगह से मैं ज्ञान लिया। तो हमें ये अनुभव हुआ कि आज के 30 साल, 40 साल, 35 साल पहले की भी जो प्रजातियां, जैसे पूसा ने निकाला, पूसा बासमती ले लीजिए धान, आज पूरे विश्व में विश्व विख्यात है। हमारे देश के ही वैज्ञानिक बनाए। और हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने सब्जियों की जो वैरायटी बनाए, पूसा से आपके कल्याणपुर, कानपुर, चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, और अकोला जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबल, ऐसे ऐसे पूरे भारत देश के यूनिवर्सिटियों से जितनी पुरानी सी पुरानी प्रजातियां बनाई गई हैं, आज वो किसी हाइब्रिड से कम नहीं है। पहली बात तो हमारे पुराने बीजों में पोषक तत्व ज्यादा है, स्वाद अच्छा है, बीमारी कम है। तो मैं देखा कि महंगे बीज में और अधिक उत्पादन के लोलुपता में आकर किसान तो बीज लगा रहा है, लेकिन उसमें जितना कमाई नहीं हो रहा है उससे ज्यादा तो कीटनाशक और डीएपी यूरिया में जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हमारे भारत देश के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे देश के कृषि विश्वविद्यालय से जितनी भी प्रजातियां विकसित की जा रही हैं, जिस बीजों को हमारे देश के वैज्ञानिक बतावे, उस बीजों को क्षेत्र के अनुसार, प्रांत के अनुसार किसान उसको अपनावे, और ऐसे बीज को अपनावे जिसका फल भी खाएं, फल सब्जी भी बेचें, और उसी से वो बीज भी बना ले अगले साल के लिए, ताकि बार बार किसान को बीज न खरीदना हो। बीज वही है जो बीज बार बार बने, बीज में फल आवे, फूल आवे, और वो नपुंसक बीज हमें नहीं चाहिए, हमारे देश को नहीं चाहिए। जिससे कि जब वो बीज ही नपुंसक है तो हमारे स्वास्थ्य में क्या अपना कुप्रभाव, दुष्परिणाम लाएगा, ये आप सब समझ सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे देश के वैज्ञानिक जो ओपी वैरायटी या रिसर्च वैरायटी बनाए हैं, जिसमें उत्पादन ज्यादा आ रहा है, बीमारी कम है, और उसका बीज दोबारा काम आवे, ऐसे बीजों को ही बढ़ावा देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और ऐसे यूनिवर्सिटियों के देसी स्वदेशी जो पुरानी प्रजातियां हैं, उस बीजों को मैं संग्रह कर रहा हूं। और जिस वैरायटी का कोई नाम नहीं है, परंपरा चली आ रही, जैसे 50 साल पुराना पपीता का पौधा हमारे यहाँ लगता चला आ रहा है, नीचे से ऊपर तक 100-100 किलो तक फल दे रहा है, कोई बीमारी नहीं है, कोई ज्यादा नर पौधा नहीं निकलता, कोई गुर्चा रोग नहीं लगता। उसका बीज मैं आज भी बचाया हूँ और कई हजार किसानों तक पहुंचा दिया हूँ। किसान फल भी खा रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं, उसका बीज बना ले रहे हैं। ऐसे तमाम सब्जियों के बीज मैं इकट्ठा कर लिया हूँ, जिसका किसान जो है उपयोग कर रहे हैं। एक तरह से समझिए तो मैं बीज बैंक बना लिया।
जैसे पहले बीज भंडारण हमारी माताएं या किसान करते थे, वही पूरे देश में करना चाहता हूं। एक छोटा सा मेरा प्रयास सफलता की ओर। जी। सर थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालें आप कि आपने किन किन बीजों को की किस्में विकसित की हैं। देखिए, मैं एक बरुना प्रजाति थी सरसों की, वो भी फार्मर्स वैरायटी थी। वैज्ञानिकों ने उसका बरुना नाम दिया और उस वैरायटी को अभी तक सरकार चला रही है। उसी प्रजाति में से मैं एक सरसों की प्रजाति सिलेक्शन किया था जो बरुना से हट करके थी। थोड़ा इसका दाना बड़ा और पौधा अच्छा। तिलहन अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में मेरा गया था ट्रायल के लिए। वहाँ रिजल्ट भी अच्छा आया, लगभग 39-40% तेल की मात्रा है। तो उसको भी मैं सिलेक्शन किया। और धान की 2 वैरायटी सिलेक्शन किया हूँ, कुदरत दिव्या 1 और कुदरत 5 के नाम से। गेहूं कुदरत 9, कुदरत 7, कुदरत 8, कुदरत 5 और कुदरत 11, कुदरत 17। ऐसे ऐसे मैं गेहूं की 8-9 वैरायटी विकसित किया हूँ, सिलेक्शन किया हूँ। अभी वर्तमान समय में हमारे पास करीब 100 प्रकार के जर्मप्लाज्म हैं। और थोड़ा सा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आँख खराब हो गई है और इन बीजों को बचाने में मैं असमर्थ था। तो परम पूज्य आदरणीय मोदी जी को मैं एक पत्र लिखा था कि हमारे पास ऐसे ऐसे बीजों का जर्मप्लाज्म है, मैं भारत सरकार को दान करना चाहता हूँ। तो हमारे मोदी जी तत्काल कार्रवाई किए। पीएमओ ऑफिस से लेटर गया आईसीआर को, आईसीआर ने करनाल को लेटर भेजा। करनाल से डॉक्टर अमित शर्मा जी और एक अरुण गुप्ता जी, 2 लोग हमारे घर आए। गेहूं की 80 प्रजातियों का जर्मप्लाज्म में दिया, करनाल गेहूं अनुसंधान निदेशालय में लगाया गया है। अगर उसमें कोई कमी होगी तो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो लोग जो है उसमें और सुधार ला देंगे, तो वो भी देश के काम आएगा। हम रहें न रहें, हमारी वैरायटी देश के काम आएगा। इसी सोच से मैं वो डोनेट कर दिया सरकार को। जो तो गेहूं की एक वैरायटी हमारी पौधा PPF दिल्ली में है। एक वैरायटी रजिस्टर्ड हो गई है गेहूं कुदरत 9, जो 9-10 प्रांतों में बहुत अच्छी दे रही है रिस्पांस। अरहर कुदरत 3 के नाम से है, वो भी 9-10 प्रांतों में बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रयास जारी है। अब हम अपने बच्चों को भी तकनीकी सिखा दिए, मेरे बच्चे भी इस काम को संभाल लिए हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। तो किसान मित्रों, ये थे तो हमारे साथ में विशेषज्ञ किसान कृषि वैज्ञानिक श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी जी। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि इन्होंने बहुत सारे फसलों की देसी किस्में विकसित की हैं। बहुत जल्द हम सर के साथ में आपके सवालों के साथ भी दोबारा बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी जी, नमस्कार।